हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सूर्य किरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सूर्य किरण बैच के आलोक में शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को प्रारंभ किया हुआ है। हालांकि पिछले 5 या 6 दिनों से आपको ये आभास हो ही गया होगा कि सूर्य किरण बैच के संदर्भ में कक्षाओं का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके समक्ष नहीं हो रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि सिंधु बैच के अंतर्गत डेमो क्लासेस चल रही थी। आने वाले समय में इस प्रकार की असुविधाओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी के माह में जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे आप लोगों के लिए कुछ अन्य और नई प्रकार की और महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जनवरी के माह में या आने वाले समय में इस प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस या इस प्रकार की किसी भी असुविधा का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सूर्य किरण बैच के अंतर्गत अभी जो हमारा टॉपिक बना हुआ था उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, रूसा, RUSA। और देखिएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में पार्ट 1 हमने क्या डिस्कस कर लिया है, और पार्ट 1 के अंदर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में जो भी तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं वो हमने पार्ट 1 में क्या है डिस्कस कर ली हैं। मेरा उद्देश्य यह था कि रूसा को यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर सारी की सारी बातें आप एक ही क्लास में करने की बात करोगे तो उसमें क्लास का जो बर्डन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा उद्देश्य यह था कि हम इसको 2 पार्ट में क्या है डिवाइड करके चलें, यानी कि आज की चर्चा वाइंड अप होने के बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जो मुद्दा है ये क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आज की चर्चा का प्रारंभिक बिंदु हम क्या लें। देखिएगा, जो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट करके चलें। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को आप कहीं से भी कैलकुलेट करके चलें, चाहे आप किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से कैलकुलेट करके चलें, या आप किसी भी किताब को कैलकुलेट करने का बात करें, या अगर आप किसी भी क्लास को कैलकुलेट करने का बात करें, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। और यह वाक्य लगातार आपको सिखाता रहेगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक बड़ा उद्देश्य क्या, तो समझाएगा आपको कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक बड़ा उद्देश्य यह है कि क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराना, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। और किस मामले में उच्च शिक्षा के मामले में, यानी कि हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग। अब ठीक है, हम एक तरीका यह भी अपना सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम क्या है एज इट इज कैलकुलेट करके चलें कि भैया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा के संदर्भ में इस बात पर काफी ज्यादा जोर दिया गया कि हम क्या है क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इस बिंदु को आप अच्छे से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। भाई, अगर इस कार्यक्रम का यह बहुत ही प्रभावशाली वाक्य है, या अगर इस कार्यक्रम का यह बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम है, तो क्या हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि हम कुछ अलग से यहां पर सीखने का प्रयास करें। और जब अलग से सीखने का प्रयास करें तो इसका जो रियल ऑब्जेक्टिव है या इसके उद्देश्य की जो गहराई है वो आपके सामने आ जाए। तो हम आज की चर्चा का जो प्रारंभ है बिल्कुल वहीं से करके चलेंगे। टॉपिक का नाम आपने क्या लिया, टॉपिक का नाम आपने लिया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, आपके टॉपिक का नाम क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यह आपके टॉपिक का नाम है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या कहा, रूसा कहा। जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या कहा अभी, रूसा कहा। अब ये जो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में हम इसका एक प्रभावशाली उद्देश्य जोड़ के चलते हैं।
हम इसका एक प्रभावशाली क्या है भाई, उद्देश्य जोड़ के चलते हैं। तो जब हम इसका एक प्रभावशाली उद्देश्य जोड़ के चलेंगे तो हमको ये कैसे गाइड करेगा, हमको गाइड करेगा उच्च शिक्षा के संदर्भ में। मामला कहां जुड़ेगा, उच्च शिक्षा के संदर्भ में, वो तो आप जान ही पा रहे होंगे। उच्च शिक्षा के संदर्भ में मामला कहां जुड़ेगा भाई, उच्च शिक्षा के संदर्भ में जुड़ेगा। और उच्च शिक्षा के संदर्भ में कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि हम क्या प्रदान कराएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये बात यहां पे क्या है, आपको जोड़ के चलना है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब इसी बात को हम क्या है, नए तरीके से समझना चाहते हैं कि अगर कोई भी शिक्षा से संबंधित समिति या अगर कोई भी कमीशन या अगर कोई भी कार्यक्रम अपनी बातों में, अपने डिस्कशन में, अपने प्रोविजंस के साथ इस प्रकार की बात को जोड़ता है, तो आज हम आपको क्या है, एक अच्छा तरीका बता रहे हैं और उस तरीके को आधार बना करके आप अपने आप को हमेशा क्या है, आसानी दिलवाने का कार्य करेंगे। कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप कंडीशंस जनरेट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो कंडीशन ऐसे बनाते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमने कोई ए लिया, हमने क्या लिया, ए लिया, और ए क्या है भाई, ए कोई जानवर नहीं है बल्कि क्या है, ए क्या है, एक पर्सन है। ए क्या है, एक पर्सन है। और ए जो एक पर्सन है वो अपने नेचर में कैसा है, वो अपने नेचर में कैसा है, मान लीजिए कैसा है, सेकुलर है। वो अपने नेचर में कैसा है, सेकुलर है। वो अपने नेचर में कैसा, मान लीजिए सेकुलर है। अब सेकुलर होने का भाव मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि अगर ये अपने नेचर में कैसा है, सेकुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला, ओके, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला। और जब ये कहा जाता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला, यानी कि अगर कोई अपने नेचर में सेकुलर है तो उसका सही मतलब क्या बताया जाता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका उचित भाव क्या होता है, इसका उचित भाव यह निकल के आता है कि सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने वाला, 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 सभी धर्मों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने वाला। लेकिन ये तो हमने कंडीशन बनाया ना, यहां पर ये तो हमने कंडीशन यहां पर बनाया। अब हमें अगर अपने आप को ये समझाना हो कि जिस व्यक्ति का रेफरेंस आपने यहां पर लिया है उस व्यक्ति का जो करैक्टर है या उस व्यक्ति का जो नेचर है वो सेकुलर बनेगा कैसे भाई, उस व्यक्ति का जो नेचर है या उस व्यक्ति का जो आपका करैक्टर है वो सेकुलर कैसे बनेगा, है ना। तो अगर एक के व्यक्तित्व को आप सेकुलर बनाना चाहते हो, अगर आप एक के व्यक्तित्व को सेकुलर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कार्य आपको यहां पर क्या करके दिखाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करके दिखाना पड़ेगा कि इसका जो व्यक्तित्व है, इसका जो आपका व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता को, व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता को समाप्त करना होगा, व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता को समाप्त करना होगा, व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता को समाप्त करना होगा। कि जब तक इसके व्यक्तित्व में रूढ़िवादिता बनी रहेगी तब तक तो आप इसको सेकुलर नहीं कह पाएंगे ना। तो अगर आपको इसके नेचर को या अगर आपको इसके करैक्टर को क्या है सेकुलर बनाना है तो इसके व्यक्तित्व की क्या है आपको क्या है यहां पर रूढ़िवादिता समाप्त करनी होगी। और ये जो आपका व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता समाप्त करना होगा, है ना, इसका एक व्यवस्थित माध्यम क्या हो सकता है, इसका एक ऐसा किए जाने के संदर्भ में तो हम कहेंगे इसका एक व्यवस्थित माध्यम क्या हो सकता है।
तो भाई इसका एक व्यवस्थित माध्यम क्या हो सकता है? एडुकेशन हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है? शिक्षा हो सकता है। इसका एक व्यवस्थित माध्यम क्या हो सकता है? एडुकेशन हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है? शिक्षा हो सकता है। और अगर हम ये कहने का प्रयास करेंगे कि इसका एक व्यवस्थित माध्यम एडुकेशन हो सकता है या शिक्षा हो सकता है, लेकिन शिक्षा में भी अगर हम जोर डालने की बात करें कि शिक्षा कैसी हो? शिक्षा सरल प्रकृति की ना हो। भाई शिक्षा कैसी हो? शिक्षा जो है वो सिंपल नेचर की ना हो, यानी कि सरल प्रकृति की ना हो। शिक्षा कैसी हो जाए? या तो शिक्षा कैसी हो जाए? गुणवत्तापूर्ण हो जाए। या तो शिक्षा कैसी हो जाए? गुणवत्तापूर्ण हो जाए। या तो शिक्षा कैसी हो जाए? गुणवत्तापूर्ण हो जाए। या फिर शिक्षा कैसी हो जाए? मूल्य आधारित हो जाए। या फिर शिक्षा कैसी हो जाए? मूल्य आधारित हो जाए। या फिर शिक्षा कैसी हो जाए? मूल्य आधारित हो जाए। क्योंकि अगर देखो शिक्षा आपकी गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी, शिक्षा अगर आपकी गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी तो यहां पर ए का जो व्यक्तित्व है, यहां पर जो ए का व्यक्तित्व है, आप ए के व्यक्तित्व को यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या दे पाएंगे? उसको दे पाएंगे आप समझ। और जब समझ आ जाएगी तो रूढ़िवादिता को किनारे करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जब समझ आ जाएगी तो रूढ़िवादिता को किनारे करना क्या है? काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप मूल्य आधारित की बात करेंगे तो मूल्य आधारित अगर आपकी एडुकेशन हो जाती है तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि ए का जो व्यक्तित्व होगा, आप ए के व्यक्तित्व को क्या दे पाओगे? तो आप ए के व्यक्तित्व को मोरल वैल्यूज दे पाओगे, यानी कि आप ए के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य आप दे पाओगे। आप क्या दे पाओगे? नैतिक मूल्य दे पाओगे। तो नैतिक मूल्य भी क्या करेगी? ए के व्यक्तित्व की जो आपकी रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने का कार्य करेगी। उसको क्या समाप्त करने का कार्य करेगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा व्यवहार करते हुए हम आपको यह समझाने का कार्य कर रहे हैं कि अगर कोई भी बात आपके सामने क्या एक सेंटेंस के माध्यम से आती है तो जरा उसको कैलकुलेट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तब तक आप उस प्रोविजन को, उस बात को, उस सेंटेंस को अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। एक तरीका था मेरे पास, अभी तक मैं 4 या 5 प्रकार के प्रावधान आपको पढ़ा चुका होता। क्योंकि अगर आप यहां पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इस बात को लेकर के आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो लगातार कहता रहेगा कि मेरा एक प्रभावशाली उद्देश्य क्या बनता है उच्च शिक्षा के संदर्भ में कि मैं क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन स्टूडेंट्स को क्या है प्रोवाइड कराना चाहता हूं, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना चाहता हूं। तो असल में इसके फायदे क्या होते हैं? असल में इसके फायदे क्या होते हैं? तो मैं एक कंडीशन आपके सामने जनरेट किया और इस कंडीशन के बिहाफ पे मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि जब हमारी एजुकेशन क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाती है तो हमको नुकसानों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि हमको क्या है नाना प्रकार के फायदे ही प्राप्त होते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमने ए लिया और ए का जो पर्सन है उसका नेचर क्या है? सेकुलर है। हमने पहले कंडीशन बनाया तो सेकुलर है तो मतलब क्या बनता है कि अगर सेकुलर है तो मतलब क्या बनता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने वाला है, या सभी धर्मों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने वाला है, या सभी धर्मों के साथ क्या है वेरी पॉजिटिव बिहेवियर करने वाला है, सकारात्मक व्यवहार करने वाला है। तो ये तो हमने एज्यूम किया ना, ये तो हमने एज्यूम किया। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर हम सेकुलर बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन भी क्या है? एक प्रभावशाली सहारा, एक प्रभावशाली व्यवस्था या एक प्रभावशाली कदम हो सकता है, जैसे हमने आपको गाइड करने का प्रयास किया है। तो अगर आप इसके व्यक्तित्व को सेकुलर यहां पर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके व्यक्तित्व की जो रूढ़िवादिता है उसको दूर करना होगा। और रूढ़िवादिता दूर बहुत आसानी से तो नहीं होती है, आप लोग मेरे भाव को समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप इसके व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता को दूर करना चाहते हैं तो एक व्यवस्थित माध्यम क्या हो सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक व्यवस्थित माध्यम हो सकता है कि हम एजुकेशन का सहारा ले लें। लेकिन एजुकेशन क्या है? उसका नेचर बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा सिंपल ना होने का मतलब क्या है? अरे कोई पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो छोड़ो। कई बार कहा जाता है ना कि अगर कोई पढ़ता तो पढ़ो और नहीं पढ़ता तो छोड़ो, हमें कोई ज्यादा फोकस नहीं डालना है। तो हमने वही बात यहां पे आपको जोड़ के बताया कि एजुकेशन का नेचर वेरी सिंपल नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन का नेचर 2 प्रकार से आपके सामने आ जाए। अगर वो गुणवत्तापूर्ण बनता है आपके एजुकेशन का नेचर तो एक व्यक्तित्व में समझ पैदा होगी,
एक ही व्यक्तित्व में समझ पैदा होगी और वो जो समझ है वही समझ उसके व्यक्तित्व की रूढ़िवादिता को किनारे करने का काम करेगी या दूर करने का काम करेगी। और दूसरा क्या है कि अगर आपकी एडुकेशन वैल्यू ओरिएंटेड हो जाती है, अगर आपकी एडुकेशन मूल्य आधारित हो जाती है, तो यहां पर एक ही व्यक्तित्व को आप क्या दे पाओगे, मोरल वैल्यूज आप दे पाओगे, यानी कि नैतिक मूल्य आप देने का काम करोगे। तो कुल मिलाकर के बात अब यह समझ में आती है कि फायदा आपको क्या मिलता है। फायदा यह मिलता है कि जो यहां पर आपने समझ निकाली, और अगर आप इसी समझ को किसके साथ जोड़ के चलेंगे, नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ के चलेंगे। अगर आप इसी समझ को किसके साथ जोड़ के चलेंगे भाई, नैतिक मूल्यों के साथ क्या जोड़ के चलेंगे, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि ये जो है हम कह सकते हैं कि धर्म आधारित पारस्परिक संघर्ष को नहीं अपनाएगा, धर्म आधारित पारस्परिक संघर्ष को नहीं अपनाएगा, धर्म आधारित पारस्परिक संघर्ष को नहीं अपनाएगा, है ना, यह फायदा हो गया, नहीं अपनाएगा। और अगर वो ऐसा करता है कि धर्म आधारित पारस्परिक संघर्ष को नहीं अपनाएगा, तो इसका उल्टा वर्जन क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, धर्म आधारित पारस्परिक सहयोग, धर्म आधारित पारस्परिक सहयोग को अपनाएगा, धर्म आधारित पारस्परिक सहयोग को अपनाएगा, धर्म आधारित पारस्परिक सहयोग को अपनाएगा, धर्म आधारित पारस्परिक सहयोग को अपनाएगा। कुल मिलाकर के हम एक बड़े निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और बड़ा निष्कर्ष हमारे सामने क्या आता है, बड़ा निष्कर्ष हमारे सामने यह आता है कि यहां पर निष्कर्ष ये निकल आता है, देखिएगा, कि समाज को अनावश्यक संघर्षों से आप बचा सकते हैं। यानी कि समाज को अनावश्यक संघर्षों से बचाया जा सकता है, समाज को अनावश्यक संघर्षों से बचाया जा सकता है, समाज को अनावश्यक संघर्षों से बचाया जा सकता है। ये जो एग्जाम्पल है हमने अपने हिसाब से जनरेट किया है, आप इस एग्जाम्पल को अपना सहारा बनाएंगे और इसी बात को समझने के उद्देश्य से अपने घर में बैठ करके आप इसी प्रकार का कोई अदर एग्जाम्पल क्या है यहां पर बना पाएंगे, तो आपके लिए क्या रहेगी, काफी ज्यादा आसानी आ जाएगी। साथियों, गुणवत्तापूर्ण एडुकेशन का फायदा यह नहीं होता है, या गुणवत्तापूर्ण एडुकेशन का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि कोई पढ़े तो पढ़े और ना पढ़े तो ना पढ़े, बल्कि यहां पर हमको क्या है, जोर डालना पड़ता है। यहां पर हमको क्या जोर डालना पड़ता है, हमको यहां पर क्वालिटी ओरिएंटेड जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। और ये जो आपके क्वालिटी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, जब आप इनको बाहर निकालने का कार्य करोगे तो सबसे बढ़िया तरीके यही बनते हैं कि इनका रिलेशन आप समाज के साथ स्थापित करो, या इनका रिलेशन क्या आप राज्य के साथ स्थापित करो। ये समाज और राज्य को क्या है, एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करते हैं। तो रूसा उच्च शिक्षा के संदर्भ में अच्छी बातें कर रहा था, और यह मामला केवल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का ही नहीं है। अभी तक मान लीजिए जो भी आपने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में समझने का कार्य किया है, या जो भी आपने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में समझने का कार्य किया है, जो भी इस प्रकार की समिति हैं, कमीशंस हैं, या जो भी आपके शिक्षा प्रोग्राम है, वो अगर एजुकेशन को क्वालिटी ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो सभी का एक कंबाइन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस प्रकार से लेकर के चल सकते हैं। ये व्यवहार हमको इस नाते यहां पर करना पड़ गया, ये व्यवहार इस नाते हमको यहां पर करना पड़ गया कि मामला ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावशाली उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कंडीशन बनाना सीखो कि जब हम ये कहते हैं कि एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण हो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, या उसका मतलब क्या होता है। हमने जानबूझ के मूल्य आधारित शिक्षा की बात की, हमने इस नाते की क्योंकि ये आपका क्या बनता है, एक सेपरेट टॉपिक बन के आता है। तो हम तो धीरे धीरे क्या आने वाले समय के लिए आपको जागरूक करते हुए चल रहे हैं। तो हमने कंडीशन अपने हिसाब से यहां पर बना के आपको दिखाया। अब आगे का काम क्या है, आपको करना है कि इस कंडीशन को समझते हुए कोई अदर कंडीशन अगर आप बना लें तो आपका फायदा हो जाएगा, या आपको क्या लगेगा, काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमको क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को क्या है, आगे बढ़ाते रहना है। जो भी आपके रिमेनिंग प्रोविजंस हैं, या जो भी आपके रिमेनिंग बातें हैं, ठीक है। तो एक बात तो हमको ये समझानी थी, आपको एक बात तो हमको ये समझानी थी। अब रूसा आपको ये बताएगा कि रूसा आपको यहां पे क्या बताएगा, देखिए रूसा आपको ये बताएगा
कि वो कहेगा कि देखिए ऐसा है, इसमें एक डिस्कशन आता है, उसको कहा जाता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इसको क्या कहा जाता है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है। तो इसके बारे में रूसा क्या कहेगा? इसके बारे में रूसा ये कहेगा कि ये जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको हम क्या है, 2020 तक इसमें 30% की वृद्धि करेंगे। 30% की क्या है? वृद्धि करेंगे। 30% की क्या है भाई? वृद्धि करेंगे। रूसा आपको ये बताता है। अब इसका सही भाव क्या हुआ? इसका सही भाव ये हुआ कि जो आपका एडमिशन का रेशियो है, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ एडमिशंस हैं, आप उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात करेंगे। और स्टूडेंट्स को प्रमोट आप किस बारे में करेंगे? रिगार्डिंग टू हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में आप उनको प्रमोट करने की बात करेंगे कि भाई आपको अपना जो जुड़ाव है वो उच्च शिक्षा के संदर्भ में करके चलना चाहिए। हम इसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि मामला इसका क्या है। आज हम कहां पर हैं? आज हमें 2024 में, आज हम कहां पर हैं? मान लीजिए 2024 में है। तो 2024 से हम रिलेट किसको करते हैं? मान लीजिए 2027 को रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? 2027 को रिलेट करते हैं। अब 2024 की कंडीशन क्या है? 2024 में जो आपका हायर एजुकेशन है, क्या कहा हमने? 2024 में जो आपका हायर एजुकेशन है, यानी कि जो आपका उच्च शिक्षा है, तो उच्च शिक्षा में जो एडमिशन का कन्वर्जन है, यानी कि जो आपका कन्वर्जन ऑफ एडमिशन है, जो आपका क्या है? कन्वर्जन ऑफ एडमिशन है। जो आपका कन्वर्जन ऑफ एडमिशन है, तो कन्वर्जन ऑफ एडमिशन कितना है? मान लीजिए आपने क्या कहा? 15% है। आपने क्या कहा? 15% है। आपने क्या कहा? 15% है। तो ये जो आपका करंट पोजीशन क्या है? 15% है। तो अगर हम 2027 की बात करें और रूसा कितना बढ़ाना चाहता है? 2020 तक 30 बढ़ाना चाहता है। तो मतलब क्या होगा कि 15% तो करंट में है ही है, आप बढ़ाना कितना चाहते हैं? आप 30% बढ़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल कन्वर्जन आप कितना करना चाहते हैं? 45% आप क्या करना चाहते हैं। रफली एक एग्जाम्पल क्या है, हमने आपके सामने क्या है ये यहां पर रखा है, क्योंकि रूसा के अंतर्गत ये कार्यक्रम आपको मिलेगा। रूसा चाहता है कि 2020 तक हम जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, हम उसमें 30% की क्या है इंक्रीजमेंट करना चाहते हैं। हम उसमें 30% की क्या है वृद्धि करना चाहते हैं। तो 30% की वृद्धि का मामला क्या हुआ? हमने एक अदर एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि मान लीजिए 2024 की कंडीशन क्या है हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, जो आपका कन्वर्जन ऑफ एडमिशन है वो मात्र 15% है। यह है ना, कन्वर्जन ऑफ एडमिशन क्या है मान लीजिए वो मात्र 15% है। लेकिन अगर यहां भी हम कहें कि हम 2027 तक इसको 30% बढ़ाना चाहते हैं, तो 15% प्लस 30% टोटल क्या हुआ आपका 45%। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आप 30% की वृद्धि करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो आप 30% की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 30% की वृद्धि जो आप कराना चाहते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि करंट एडमिशन रेशियो में 30% की वृद्धि, करंट एडमिशन रेशियो में 30% की वृद्धि, करंट एडमिशन रेशियो में 30% की वृद्धि। ठीक है, तो ये मामला जो है आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर क्या है कैलकुलेट करके चलना है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्या है आपके समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब एक बात तो इसमें जोड़ के चलनी पड़ेगी कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक बात तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रहे हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है एक प्रावधान तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा क्या है जरूरी हो जाता है। बिल्कुल आप जोड़ के चलेंगे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, रूसा की, अगर हम बात किसकी करते हैं, रूसा की बात करते हैं, तो रूसा क्या बनाना चाहता है? रूसा जो है वो क्या बनाना चाहता है? शिक्षा को सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल, शिक्षा को सार्वभौमिक
धरातल प्रदान करना चाहता है, शिक्षा को सार्वभौमिक धरातल प्रदान करना चाहता है, शिक्षा को सार्वभौमिक धरातल प्रदान करना चाहता है, शिक्षा को सार्वभौमिक धरातल प्रदान करना चाहता है ना। और शिक्षा को जो सार्वभौमिक धरातल प्रदान करना चाहता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कहेंगे किस मामले में, तो आपको यहां पर क्या कहना होगा, उच्च शिक्षा के मामले में, यानी कि रिगार्डिंग टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के मामले में, दैट मीन्स रिगार्डिंग टू हायर एजुकेशन। अब आप जान पा रहे हैं कि जब यह कहा जाता है कि आप शिक्षा को सार्वभौमिक आधार प्रदान कराना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इस बात का निष्कर्ष क्या निकल के आता है मेरे प्यारे साथियों, तो इस बात का निष्कर्ष से निकल के आता है कि बिना किसी भेदभाव के, वही बात आपको कहना पड़ेगा जो पहले भी हमने कई बार सिखाया होगा कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा अवेलेबल कराना, यानी कि उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसमें वैल्यू 30% है, और साथ ही साथ रूसा के साथ आप ये भी जोड़ के चलेंगे कि शिक्षा को क्या बनाना चाहता है, यूनिवर्सल बनाना चाहता है, यानी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप सभी लोगों को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने की बातें करेंगे, आप सभी लोगों को क्या है, उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने की बातें करेंगे। अब कुछ यहां पर आपको नया सिखाते हैं, कहां पर, रूसा के अंतर्गत। आइए कुछ नई बातें करते हैं। चलिए अब देखिए, जो आपका रूसा है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का जो मामला है ना, इसमें मामला क्या रहेगा, देखिए इसमें मामला यह रहेगा, मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यह कहा कि रूसा, हमने आपसे क्या कहा, रूसा, और रूसा का संबंध हमने किसके साथ जोड़ा, उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा। रूसा का संबंध हमने किसके साथ जोड़ा, उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा, यानी कि हायर एजुकेशन के साथ जोड़ा, उच्च शिक्षा के साथ जोड़ा, यानी कि हायर एजुकेशन के साथ जोड़ा। तो रूसा का एक मामला यह भी है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो आपके शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो आपके शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो आपके शिक्षण संस्थान है, तो ये जो आपके शिक्षण संस्थान है इनको रूसा क्या करवाना चाहता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहता है। इनको रूसा क्या है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहता है, क्या कहेंगे, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहता है। तो अब इस बात को फर्दर आप लोग कैसे कैलकुलेट कर पाओगे कि इनको वित्तीय सहायता क्या है, उपलब्ध करवाना चाहता है, तो इसकी फर्दर कैलकुलेशन क्या होगी। अब हम सभी लोग जानते हैं कि उच्च शिक्षा क्या है, ये तो कार्यक्रम है, उच्च शिक्षा क्या है, ये तो कार्यक्रम है, या इसको आप कार्यक्रम कह सकते हैं, या आप इसको ऑब्लिक करके क्या है, अभियान भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। ये क्या है, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये क्या है, आपका केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये आपका केंद्र द्वारा प्रायोजित क्या है भाई, कार्यक्रम है। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित क्या है, आपका कार्यक्रम है। बात को बहुत प्यार से समझ लेना, केंद्र द्वारा प्रायोजित क्या है, कार्यक्रम है। अब इसमें वित्तीय सहायता का एक फ्लो होता है जिसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ फंडिंग। फ्लो ऑफ फंडिंग ये आपकी ग्रुप में होना चाहिए। रेशियो कैसे कैसे बटेंगे वो तो ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने आपको बता रखा है। रेशियो को आप कैसे डिवाइड करोगे वो तो ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने आपको बता रखा है। लेकिन अगर ये माना जाए कि उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ शिक्षण संस्थानों को आपको जोड़ना है और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहता है कौन, रूसा, तो हम मान के चलेंगे कि रूसा जो है वो क्या है, वो केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो यहां पर आपको एक फ्लो जनरेट करना पड़ेगा जिसको आप कहेंगे फ्लो ऑफ फंडिंग, जिसको आप क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ फंडिंग। आप यहां पर उसको क्या करके चलेंगे।
तो फ्लो ऑफ फंडिंग यानी कि फंड कैसे आएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रल मिनिस्ट्री। और अगर एट प्रेजेंट की बात करेंगे, है ना, एट प्रेजेंट का जोड़ो ही मत क्योंकि मामला कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, सेंट्रल मिनिस्ट्री। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है हम इतना लिख लेते हैं कि रिगार्डिंग टू एडुकेशन, क्योंकि आज के समय में नाम में परिवर्तन है ना, आज के समय में नाम में परिवर्तन है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री जिसका संबंध किसके साथ होगा, शिक्षा के साथ आप जोड़ के चलेंगे, है ना, क्योंकि पहले वो एचआरडी डिपार्टमेंट था, अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो जब रूसा आपका आया तो उस समय क्या एचआरडी डिपार्टमेंट है, एट प्रेजेंट वो क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो आप इस चीज को कंट्रोवर्शियल ना बनाओ, आप सीधा लिख दो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो रेफरेंस आपको लेना है वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री से फंड निकलेगा और फंड कहां पर आएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट की ओर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट की ओर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट की ओर आएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट से फंड कहां जाएगा, यह फंड जाएगा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की ओर, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की ओर। और वहां से फंड कहां जाएगा, आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान जिन्होंने वाकई में क्या है बढ़िया कार्य किया है, जिन्होंने वाकई में क्या है रूसा के अकॉर्डिंग कार्य किया है। तो ये एक फ्लो आपको जनरेट करके चलना पड़ेगा। इस पर सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में पुट अप किया गया है कि रूसा के माध्यम से जो आप शिक्षण संस्थानों को, या है ना, जो आप वित्तीय सहायता प्रदान करवाना चाहते हैं, तो वित्तीय सहायता का एक फ्लो जनरेट आपको करना पड़ेगा। इसका सीक्वेंस कई बार आपसे पुटअप किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट सीक्वेंस है, तो राइट सीक्वेंस जो है वो किस प्रकार से बनेगा कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की आप बात करेंगे रिगार्डिंग टू एजुकेशन, उसके बाद फंड किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। फर्दर कहां जाएंगे, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की ओर जाएंगे। और फर्दर लास्ट में कहां जाएंगे कि जो भी आपके आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो रूसा के द्वारा सेट किए गए पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है काम कर रहे हैं। यह बात आपको यहां पर क्या है समझानी पड़ेगी। तो फ्लो किस तरीके से आपको बनाए जाते हैं, उनको आपको थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर आपको ये बताना है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की परिस्थितियां, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की परिस्थितियां, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की परिस्थितियां, यानी कि वित्तीय सहायता जो है वो आपको बहुत आसानी से तो नहीं मिलेगी। आपको यहां पर कुछ क्या है रेस्पेक्टिव कंडीशंस आपको जनरेट करनी पड़ेंगी। आपको क्या है यहां पर कुछ रेस्पेक्टिव कंडीशंस आपको जनरेट करनी पड़ेंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई शिक्षण संस्थान ऐसा है, अगर कोई शिक्षण संस्थान ऐसा है जो लगातार क्या है, जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है इफेक्टिव करने की बात कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वेरी कंटिन्यूसली लगातार क्या है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्टिव बनाने का कार्य कर रहा है, तो उसको क्या है इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उसको आप फंड प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें, देखिए जो आपके स्टेट्स हैं,
जो आपके स्टेट्स हैं या जो आपके क्या यूटीज हैं, यानी कि जो भी आपके राज्य हैं या जो भी आपके क्या है केंद्र शासित क्या है प्रदेश हैं, इसमें जितने भी आपके क्या हैं हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमस, इसमें जितने भी आपके ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, है ना, अगर आप इनका कन्वर्जन किस में करा देते हैं, अगर आप इनका कन्वर्जन किस में करा देते हैं, जितने भी आपके ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, अगर आप इनका कन्वर्जन किस में करा देते हैं, यूनिवर्सिटीज में करा देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या है फंड प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि मामला चाहे किसी भी राज्य का हो या मामला चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का हो, वहां पर जो भी आपके डिफरेंट ऑटोनोमस आपके स्पेशली डिग्री कॉलेजेस जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप उनका कन्वर्जन अगर यूनिवर्सिटीज में करा देते हैं तो फिर आपको क्या है आपको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि आपने डेवलपमेंट किया है। आपने क्या डेवलपमेंट किया है, आपने क्या कर दिया, यहां पर डेवलपमेंट आपने कर दिया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक तरीका और होता है, इसका एक सेकंड वर्जन आपके सामने आता है, उसको हम कहते हैं कि मान लीजिए मामला चाहे किसी भी किसका हो, जितने भी आपके स्टेट्स हैं या जो भी आपके क्या हैं यूटीज हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं या जो भी आपके यूटीज हैं, इनमें क्या है जो आपको डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपको डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप इनका है ना, अगर आप इनका मर्जर क्या है, अगर आप इनका मर्जर किसमें कर देते हैं, सिंगल यूनिवर्सिटीज में कर देते हैं, सिंगल यूनिवर्सिटी में कर देते हैं, तो अगर आप डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस को मर्ज करके अगर आप इनका मर्जर एक सिंगल यूनिवर्सिटी में कर देते हैं तो भी आप क्या है फंड आपको क्या है मिलेगा, आपको तो भी क्या है आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो भी आपको क्या इंसेंटिवाइज किया जाएगा। या फिर मामला चाहे किसी स्टेट का हो, नंबर 4 पे आएगा ना ये मामला, चाहे किसी भी, हम दोबारा ये कह सकते हैं कि जो भी स्टेट्स हैं या जो भी क्या है यूटीज हैं, यानी कि जो भी राज्य हैं या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर यहां पर क्या है, अगर यहां पे क्या है आपने क्या किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अगर यहां पर आपने क्या किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस, है ना, यानी कि मामला किसी भी राज्य का हो सकता है या मामला किसी भी क्या केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है। अगर वहां पर आप क्या है प्रोफेशनल जो आपके कोर्सेज होते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज ओरिएंटेड क्या है, अगर आप कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो भी आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो इंसेंटिवाइज करने के कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, यानी कि आप शांत नहीं बैठ सकते, आपको अपना डेवलपिंग ग्राउंड दिखाना पड़ेगा। जब तक आप डेवलपिंग ग्राउंड नहीं दिखाएंगे तब तक आपको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा। अगर आप वेरी कंटिन्यूअसली अपना डेवलपिंग ग्राउंड दिखाते रहेंगे तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। आपको लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। जो भी आपके यहां पर ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, अगर आप लगातार उनका कन्वर्जन यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जो भी आपके यहां पर डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, अगर आप उनको मर्ज करके एक सिंगल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो भी आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और अगर आपने यहां पर आप प्रोफेशनल कोर्सेज ओरिएंटेड कॉलेजेस अगर आप लगातार इस्टेब्लिश करके चल रहे हैं तो भी आपको क्या है इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो भी आपको क्या है भाई इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ये सारा जो हमने बताया ये बिल्कुल आपके गिरफ्त में आ जाना चाहिए। फ्लो ऑफ फंडिंग भी आपके गिरफ्त में आ जाना चाहिए। इस तरीके से क्या है यहां पर आपको थोड़ा सा व्यवहार करके चलना पड़ेगा। इस तरीके से क्या है भाई यहां पर आपको थोड़ा सा व्यवहार करके चलना पड़ेगा। अब कुछ और बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है भाई कुछ और बातें हैं तो उन पर भी थोड़ा काम कर लेते हैं, है कि नहीं। चलो पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। और हमने अभी भी बताया कि अभी जो ये शिक्षण अभिरुचि के बैच को लेकर के या अभिजय बैच को लेकर के, संकलन बैच को लेकर के, है ना, जो भी असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ा वो हमने दूर कर दिया है।
अब नई व्यवस्थाएं आपके सामने है, उन नई व्यवस्थाएं, है ना, ऐसा नहीं है कि नई व्यवस्थाएं पुराने कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। नई व्यवस्थाएं इस नाते बनाई गई हैं ताकि हम अपने साथियों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को अच्छी तरीके से सुविधाएं दे पाए। ठीक है। अब यहां पर एक बात और कही जाती है। रूसा में एक मामला और है, इसको हम कहते हैं कि मान लीजिए आपने रेफरेंस किसका लिया, रूसा का। बात को मेरी समझना है, हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है भाई, बात समझ में आनी चाहिए। मामला किसका लिया, रूसा का। और रूसा का संबंध आपने किसके साथ लिया है, हायर एजुकेशन। रूसा का मतलब ही क्या हो जाता है, हायर एजुकेशन हो जाता है। रूसा का मतलब ही क्या हो जाता है, हायर एजुकेशन हो जाता है। अब ये जो आपका हायर एजुकेशन है, कितनी ये बात, ये कितनी सैद्धांतिक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बात कितनी सैद्धांतिक है, ऐसा होता नहीं है ना। हायर एजुकेशन में हमने जोड़ा कोई भी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने जोड़ा, है ना। अब देखिए, हमने अगर कोई भी शिक्षण संस्थान यहां पर लिया है, तो अगर हम कोई भी शिक्षण संस्थान यहां पर लेकर के चल रहे हैं, तो अब इसमें क्या क्या मामला जुड़ेगा, अब इसमें मामला क्या क्या जुड़ेगा। ठीक है, शिक्षण संस्थान के साथ एक जुड़ता है ग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट, एक जुड़ता है ग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट। इसी का छोटा भाई क्या होता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एक बात और जोड़ के चलेंगे हम लोग, ग्राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट, ग्राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। और एक बात और हम लेके चलेंगे, जिसको हम कहेंगे ग्राउंड ऑफ एडमिशन ऑफ, ग्राउंड ऑफ एडमिशन ऑफ, ग्राउंड ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स, ग्राउंड ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आप रूसा की एक बात और हम आपको समझा रहे हैं कि रूसा ये कहता है कि चाहे मामला किसका हो, है ना, हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, उच्च शिक्षा के संदर्भ में, अगर आप किसी भी शिक्षण संस्थान का कान पकड़ने की बात करेंगे, तो उसके अंदर कुछ एस्पेक्ट आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। कैसे कि आप ग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चलेंगे, ग्राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स को आप लेके चलेंगे, और ग्राउंड ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स को आप लेके चलेंगे। तो रूसा कितनी सैद्धांतिक बात कहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रूसा ये कहता है कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इन सभी व्यवहारों का, इन सभी व्यवहारों का राजनीतिकरण, इन सभी व्यवहारों का राजनीतिकरण, इन सभी व्यवहारों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इन सभी व्यवहारों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इन सभी व्यवहारों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये सैद्धांतिक पक्ष है भाई। ये क्या है, ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये सैद्धांतिक पक्ष है। अगर आप इसका व्यावहारिक पक्ष देखने की बात करेंगे, तो मामला क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहां जब आप व्यवहार करते हैं, तो आपको जो सैद्धांतिक पक्ष है, तो सैद्धांतिक पक्षों पे आपको क्या है, कुछ ज्यादा ही फोकस लाना पड़ेगा। तो बात तो अच्छी कही गई है, और हमारा तो धर्म यह बनता है कि अगर बात अच्छी कही गई है तो हम तो बात को अच्छी मानेंगे, हमको गलत क्यों मानना। हमको सरकार के खिलाफ थोड़ी ना जाना है, सरकार को जो काम करना है आप सरकार को काम करने दीजिएगा। परीक्षा में जो ग्राउंड आपके बनेंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना है। तो आपको तो प्रोविजन कैलकुलेट करने हैं, और जब आपको प्रोविजंस कैलकुलेट करने हैं, तो आपको सैद्धांतिक पक्षों को ही क्या है, अपनी चर्चा में शामिल करके चलना पड़ेगा। एक दो बातें और हैं, उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
एक दो बातें और हैं, उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रूसा ये भी बताता है, और ये बात तो ऑलरेडी कई बार हमने पहले भी क्या है डिस्कस किया होगा। यहां पर रूसा क्या कहता है? रूसा ये कहता है कि भैया जी देखो ऐसा है, अगर आप रेफरेंस लेते हैं, अगर आप रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस किसका लेते हैं? एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और इसको आप कनेक्ट कहां करेंगे? आप जानते हैं उच्च शिक्षा के संदर्भ में। तो रूसा यह कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी आपका उच्च शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण संस्थान है, इसमें क्या है, इनके अंदर एक सकारात्मक, इनके अंदर एक सकारात्मक वातावरण, इनके अंदर एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया जाए, इनके अंदर एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया जाए, इनके अंदर एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया जाए, इनके अंदर क्या है, एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया जाए। और सकारात्मक वातावरण का भाव क्या होगा? ये ऑलरेडी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जब ये कहा जाता है कि आपको किसी भी शिक्षण संस्थान के अंतर्गत वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्या है आपको जनरेट करना है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां जाने का मन करे, है ना। अब आपने देखा होगा कि जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें रैगिंग होता है, तो रैगिंग क्या है? अनएथिकल है। रैगिंग क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आप देखते हैं कि रैगिंग होता है, तो अगर रैगिंग हो रहा है तो अब कई बार ऐसा हो जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी जो आपका स्टूडेंट है उसके मन में क्या है, एक भय पैदा हो जाता है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने आप को नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम ये कहते हैं कि आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट करने की बात करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना, ये सभी के लिए काम करता है, ये किसी पर्टिकुलर के लिए काम नहीं करता, ये सभी के लिए काम करेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा, उनका भी आने का मन हो, उनको भी अच्छा लगे, है ना। अब टीचर्स थोड़े अलग हो गए हैं आजकल के, लेकिन हम उनको भी यहां जोड़ के चलेंगे कि टीचर्स का भी आने का मन करे, टीचर्स का भी आने का मन करे, और भैया दोनों का आने का मन ना करे, बल्कि दोनों का क्या है, पढ़ने का मन भी करे, क्योंकि आने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको आकर के चाहे समोसा ही खाना है तो उससे तो आप आओ मत, क्यों बेकार में टाइम खराब करना। अगर आपको आकर के चाहे समोसे का ही इस्तेमाल करना है तो फिर आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप आए और आकर के क्या है, विद्यार्थी अध्ययन करे और अध्यापक क्या है, अध्यापन कराए, और दोनों के बीच वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है, आ जानी चाहिए। और इतना ही क्यों रुके हम, जो भी आपका स्टाफ है भाई, स्टाफ का भी तो आने का मन करे, जो भी आपका स्टाफ है स्टाफ का भी तो आने का मन करे। कुल मिलाकर के एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना है कि घर से निकलने का मन करे। और हम तो कई बार क्लास में कहे इन बातों को कि अगर आप सुबह उठे और सुबह उठ करके आपने अपने मस्तिष्क को समझाया, अरे क्लास में ये चल रहा है, आज हमको इसके बारे में क्या है, नई प्रकार की जानकारी मिलेगी, वो जिज्ञासा पैदा हो, अच्छे से तैयार हुआ जाए बढ़िया तरीके से, और तैयार होकर के क्या है, क्लास में प्रवेश किया जाए। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम समय में क्या है, सिलेक्शन पा जाते हैं। बर्डन है, आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें मिची हुई हैं, बार बार टाइम को देख रहे हैं, फिर बार बार विचार है कि जाएं कि ना जाएं, अरे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, सो जाते हैं। तो वो जो आपकी उदासीनता है वो आपका सबसे भारी क्या है, नुकसान करा देती है ना। तो ये बात इसमें कही गई है कि आपको विद्यार्थियों को बिल्कुल मजबूर कर देना है, आपको जो टीचर्स हैं उनको भी मजबूर कर देना है, और आपको स्टाफ को भी क्या है, मजबूर कर देना है। देखो जब इंस्टीट्यूशन की बात होती है ना, तो इंस्टीट्यूशन में ये चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेट होती हैं
कि आपको लोगों के बीच एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहां उनका वहां आने का मन करे। अगर उनका आने का मन नहीं करेगा, उसके बावजूद भी वो आते हैं, तो वो अपने कार्यों के प्रति क्या है, उदासीन पाए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक बात तो आपको यहां पर कहनी पड़ेगी, क्योंकि मामला किसका है, मामला रूसा के अंतर्गत किसका है, हायर एजुकेशन का है। मामला रूसा के अंतर्गत क्या है, हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का है। और अगर रूसा के अंतर्गत मामला किसका है, हायर एजुकेशन का है, तो यह बात तो आपको यहां पर क्या है, जोड़ करके चलनी ही पड़ेगी कि हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे हम, हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वही बात आपको कहनी पड़ेगी कि रूसा क्या चाहता है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए, रिसर्च को प्रमोट किया जाए, रिसर्च को प्रमोट किया जाए। रूसा ऐसा क्यों चाहता है, वो बता रहा है कि रिसर्च प्रोग्राम्स को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में नाना प्रकार का मतलब क्या होता है, विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में, नाना प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में, नाना प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में, नाना प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में गहरी समझ पैदा करती हैं, गहरी समझ पैदा करती हैं, गहरी समझ पैदा करती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भाई ये था आपका रूसा पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया, और जो आपका रूसा है उसको हमने पार्ट 2 में भी क्या है, डिस्कस किया है ना। रूसा के जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, यानी कि रूसा जिस तरीके से डेवलपमेंट करवाना चाहता है, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, उसको वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। जो रूसा के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लगातार कार्य करता रहेगा, उसी को आप क्या है, लगातार इंसेंटिवाइज क्या है, करने का कार्य करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके समक्ष आ गया है। अब खंड 1 में ई गवर्नेंस आपका एक टॉपिक और बचता है। खंड 1 के ई गवर्नेंस वाले टॉपिक को कैलकुलेट करने के बाद आपके पाठ्यक्रम में वो तमाम प्रकार के टॉपिक्स आपके सामने सबसे पहले आएंगे, जिनको केवल एक लाइन के माध्यम से लिखा गया है, यानी कि खंड 2 हम लास्ट में कराएंगे। बाकी जो आपके टॉपिक हैं, जैसे कक्षा अनुशासन है, वैल्यू ओरिएंटेड आपका एजुकेशन है, ये इस प्रकार के जो आपके टॉपिक्स हैं, ये अब सबसे पहले क्या आपके सामने आएंगे, क्योंकि समय रहते हमें आपका जो सिलेबस है आपके ग्रिप में लाना है, वो काम हमको करना है, उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर हम तो यही कहेंगे आपको कि आप कक्षाओं के साथ लगातार अपना जुड़ाव करते रहें, लगातार अपना डॉक्यूमेंटेशन करते रहें, लगातार अपनी समझ विकसित करते रहें, अपनी तैयारी को सकारात्मक दिशा और दशा दोनों देने का कार्य करें, आनंदमय स्थिति में रहें, तैयारी को बर्डन ना माने, माता पिता से लगातार बात करते रहें, उनके अपेक्षाओं को बर्डन ना माने, बल्कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको ताकत माने। और हम तो आपके साथ हैं ही, और हमसे पहले आपके साथ कौन है, ईश्वर है। कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक होगा, किसी प्रकार की कोई चिंता या परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, अपेक्षाओं और संदेशों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।